इसे कहते हैं लापरवाही का नतीजा और आपको सुनाते हैं एक लतीफा। ये देखिए सवाल आपको 2022 के बाद से इस प्रकार से सवाल कभी भी नहीं पूछा गया है, ना आपके ईयर पाथवे से, ना आपके आई पाथवे से, ना कोनो पाथवे से कोई भी सवाल आपका पाथवे संबंधित नहीं पूछा गया है। लेकिन दुर्घटना से देर भली और आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, कभी भी कुछ भी उठाकर आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको वेल प्रिपेयर रहना है, पीवाईक्यू के साथ साथ सिलेबस के साथ भी। ठीक है, ओके। सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। इफ अ सीवियर ईयर इन्फेक्शन, कार में जो है, कान में जो है, कार में नहीं, कान में जो है आपकी दिक्कत हो रही है, डैमेजेस द बोन्स, हड्डियां चटका दी है, कहाँ की, आपके बीच वाले कान की। बीच वाला कान यानी कान तो देखिए भैया एक ही होता है। इसके अंदर क्या है देखते हैं अभी। वन में डेवलप, एक जो है डेवलप कर सकता है, निर्माण कर सकता है किसका, हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग यानी सुनने में क्षमता। तो देखिए अगर आप भी ईयरफोन का, हेडफोन का, ब्लूटूथ वाले, रस्सी वाले किसी भी हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अपना कान बचाइए, वरना आपको भी कानों में घुंघरू की आवाज सुनाई देगी। ठीक है, ओके। यहाँ बात कर रहे हैं स्टिमुलेशन की, यहाँ बात कर रहे हैं नर्व की, यहाँ बात कर रहे हैं ब्रेन, अरे ब्रेन पाथवे कहाँ से आ गया, और यहाँ बात कर रहे हैं कंडक्शन की। ठीक है, तो क्या सही आंसर है देखते हैं, जरा ढूंढते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रीमियम पीवाईक्यू कोर्स, और ये हम सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2024 का पेपर। अगर आप पुराना पूरा मटेरियल देखना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कीजिए, और नहीं करना चाहते तो ये लेक्चर एंजॉय कीजिए। और कहीं जाइएगा नहीं, सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन भी आपका वेट कर रहा है, तो ये कहां से आ रहा है, क्या पूरा मामला है, इसको भी देखेंगे। लेकिन पहले यहां पर देखिए एडम एलिफ डेलिफ, मैम खैर जाने दीजिए। यहां देखिए जेनेसिस चैप्टर 1 सेमी सर्कुलर कैनाल से बोल रही हैं। ये देखिए ये क्या है, अच्छा ये क्या है शुरू से बताना पड़ेगा। ये है आपका कान, आपका कान भी इसी प्रकार से दिखता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बाहर वाला जो बाहरी जो लेयर है यहाँ पर, ये क्या है, ये आपकी पिन्ना है। ठीक है, ये क्या है, आपकी ऑडिटरी कैनाल है, ये श्रवण नली है आपकी। ठीक है, इस प्रकार से देखा आपने, जब आप कान में इस प्रकार से उंगली डालते हैं तो ये नली, आपका हाथ यहाँ तक जाता है ज्यादा से ज्यादा, और कभी यहाँ चला गया तो चला गया, बाकी डिपेंड करता है आपके नाखून कितने बड़े हैं। ठीक है, ओके। फिर ये जो दिख रहा है आपके लोब्यूल, अब ये लोब्यूल भी देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोब्यूल, ये आपका मान के चलिए कान है और ये चेहरा है। ठीक है, तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके जो कान का ये जो नीचे का होता है, जहां पर आप ये झुमका वगैरह पहनते हैं, वो यहाँ से सटा हुआ होता है, ज्वाइन रहता है। और कई लोगों का देखा होगा आपने कि वो इस प्रकार से ऐसा लटका हुआ रहता है, और ये आपका चेहरा है। कान ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन आप समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या फैक्टर है, वो आपके जीन्स, जेनेटिक, वो सब हो सकता है, लेकिन आप इसको ध्यान रखें। ओके, तो अब यहाँ से नली जा रही है, आपने सुना, जो आप आवाज सुन रहे हैं अभी हमारी कैसे जा रही है, आपके कानों में यहाँ से अंदर घुस रहा है मटेरियल, कि अच्छा ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, और यहाँ पे टकरा रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे आते ही क्या होता है, यहाँ पे ही आते ही इंटेंसिटी जो है इसकी है बढ़ जाती है, और इंटेंसिटी बढ़ने के बाद ये जो अंदर जा रहा है साउंड, ये बढ़ बढ़ के आपको पहुंचता है कॉक्लिया से होते हुए इस प्रकार से यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से फिर आगे आपका निकल जाता है ऑडिटरी नर्व के बाद से। ये इमेज थोड़ी सी गलत दी हुई है, खैर जाने दीजिए उसको। लेकिन कहां से बन के निकलती है जानकारी, ऑडिटरी नर्व से। ठीक है, श्रवण तंत्रिका से आपकी जाती है कहां तक, ब्रेन में, फिर आपके वहां जाएगी टेम्पोरल लोब में, सुनाई देगा आपको, वो सब चीजें होंगी। ठीक है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, मेलियस, ये जो आपका है ये क्या है, ये ईयर ड्रम है। ठीक है, ईयर ड्रम, जैसे ही साउंड यहाँ पड़ता है स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, ये इनकस है, ये स्टेपिस है, एनवर हेमिलर सिरप भी इसको कहा जाता है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, देखिए ये इतना जो पोर्शन है यहाँ तक, ईयर ड्रम के पास तक ऑलमोस्ट, ये क्या है आपका, ये आपका आउटर ईयर है, यानी आउटर ईयर यानी बाहरी श्रवण है आपका, या बाहरी कान है। ये क्या बोलेंगे, पिन्ना बोलेंगे। ये क्या है आपकी ऑडिटरी कैनाल है। ओके, उसके बाद देखिए छोटा सा जो आपको दिख रहा है, ये बोन्स तक आपकी यहाँ तक, ये क्या है, ईयर ड्रम से लेके तीनों छोटी छोटी जो आपके बोन्स हैं, ये क्या है, ये आपका मिडल ईयर है, और सवाल आपको यहीं से पूछ रहा है। उसके बाद देखिए एक और चल रहा है आपका अंदर इनर ईयर। ठीक है, आपके कान के तीन पार्ट होते हैं, पहला आपका आउटर ईयर, दूसरा आपका मिडिल ईयर, तीसरा आपका यहाँ पर इनर ईयर। और सवाल में क्या पूछ रहा है, डैमेज द बोन्स ऑफ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में कौन सी तीन बोन्स हैं आपकी, हैमर, एनविल, स्टिरप। ठीक है, मेलियस, इनकस, स्टिरप, MIS, ये तीन बोन में अगर डैमेज हो जाएगा, एक सीवियर ईयर इन्फेक्शन ने क्या किया, आपका डैमेज कर दिया इन बोन्स को, वन में डेवलप कौन सा वाला हियरिंग इंपेयरमेंट डेवलप होगा, तो वहां पे आंसर क्या होगा आपका, वहां पे आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, कंडक्शन। कंडक्शन क्यों, क्योंकि देखिए आपको जो मालूम है, आपकी जो जानकारी जाने वाली है आगे, अगर वो मिडिल ईयर से प्रॉपरली नहीं जाएगी तो आगे पहुंचेगी ही नहीं, और आगे जब नहीं पहुंचेगी तो कंडक्शन प्रॉपर आपका वहां तक आगे तक कैसे जाएगा। ठीक है, यहां पर दिक्कत आएगी, पहली बात। अच्छा, अभी जो आपकी तीन बोन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑसिलस, ऑसिलस या ऑसिकल्स, जो भी आप कहना चाहें, स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ऑसिकल्स इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा, हैमर, एनविल, स्टिरप इसके अंदर आता है। लेक्चर में आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी, पहले भी प्रीमियम के साथ भी, और जो आपने
सेंसरी सिस्टम के वीडियोस देखे हैं, उसके अंदर भी 3 ऑसिकल्स यहाँ पर होते हैं और वो है आपकी मैलियस इनकस स्टिरम। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई है, ये जो मिडिल ईयर है आपका, यहाँ पर आपको दिक्कत अगर आ गई है तो इसको आपने नोट कर लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपकी कंडक्टिव डीफनेस, यानी बहरापन। कौन सा वाला आपका, आपका कंडक्टिव वाला, ठीक है। यानी आप बहरे हो जाएंगे, आपको सुनाई कम देना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन में आपके यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिव डीफनेस। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। और इम्पेयरमेंट क्या होता है, इम्पेयरमेंट यानी कि खराब होना, हानि होना, नुकसान होना, ठीक है। यानी आपके श्रवण प्रॉपर आप जो सुन रहे हैं गाना, वो अब आप प्रॉपर गाना नहीं सुन पा रहे हैं। तो क्यों? जब आपकी मिडिल ईयर की बोन्स में तकलीफ, परेशानी, दिक्कत आएगी तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे CD, यानी कि कंडक्टिव डीफनेस। नाम ध्यान रखिएगा। और अगली बार के लिए एक और आंसर लेकर जाइए। नर्व कब मार्क करते हैं आप, जब यहां पर लिखा होता मिडिल ईयर नहीं, यहां पर लिखा होता इनर ईयर। बोन्स हटा दीजिए। इफ अ सीवियर ईयर इन्फेक्शन डैमेजेस द इनर ईयर, वन में डेवलप नर्व वाला जो है हियरिंग इंपेयरमेंट। तो वहीं से आपको क्या ध्यान रखना है, ND, यानी कि नर्व डीफनेस। और इसका एक और नाम है, वो है आपका सेंसोरी न्यूरल। सेंसरी न्यूरल, सेंसोरी नहीं, सेंसरी न्यूरल भी इसका नाम है, संवेदी तंत्रिका वाली जो आपकी है। अब यहाँ देखिए लाल रंग से पूरा कॉकलिया जो है आपका सूज गया है, दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है। अगर आपने अपने आस पड़ोस में किसी डीफ पर्सन को देखा है जिनको कान से सुनाई नहीं देता, ठीक है, आम भाषा में हम ये कहते हैं, अगर सुनाई नहीं देता है उनको, तो दिक्कत कहाँ पर होगी, या तो उनके यहाँ मिडिल ईयर में हो रही है, प्रॉपर यहाँ से बज ही नहीं पा रहा ईयर ड्रम, तो कैसे जाएगी आगे जानकारी। कंडक्शन डीफनेस, ये आपका CD आएगा पहले। और यहाँ पर देखिए सेंसरी न्यूरल, यानी कि 2 जगह प्रॉब्लम होगी। सवाल अगली बार आपको डेफिनेटली बनाएगा अगर वो यहाँ लेवल टच कर रहे हैं तो। कॉकलिया जो है आपका, यहाँ पर देखिए खराबी आ जाएगी आपकी। और ऑडिटरी नर्व, देखिए जो आपको बताया था, यहाँ पर देखिए कि एक नर्व जाती है यहाँ से, ये जो नर्व जाती है यही जाती है आगे जाकर आपके कहां पर, आपके टेम्पोरल लोब के अंदर, कान के ठीक ऊपर जो आपका लोब होता है वहीं पर जाती है ये वाली, ठीक है। तो दिक्कत कहां आएगी, ऑडिटरी नर्व में। दिक्कत कहां आएगी, कॉकलिया में। और ये क्या हो रहा है, ये है आपका नर्व डीफनेस। तो आपको मालूम पड़ गई आज के बाद जीवन में कि अगर किसी को हियरिंग इंपेयरमेंट है भैया, तो वहां पर 2 प्रकार से हो सकता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला आपका है कंडक्शन डीफनेस, ये कहां पर होगी, आपके मध्य कान में होगी, मिडिल ईयर में होगी। अगर हम बात करेंगे हमारे ND की, यानी कि नर्व डीफनेस, ये कहां पर होगी, या तो आपके कॉकलिया में दिक्कत आएगी, सूजन खराबी हो जाएगी, ठीक है, या तो आपके जो ऑडिटरी नर्व है वो आपकी डैमेज हो जाएगी, जो आपकी श्रवण तंत्रिका है वो डैमेज हो जाएगी। तो इस लिहाज से यहाँ पे सही आंसर क्या होता है, सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 कंडक्शन। यहाँ पर हम स्टिमुलेशन की बात नहीं कर रहे, ना ही हम यहाँ पर ब्रेन पाथवे की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है सवाल नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं ऑफ टेस्ट, किसी परीक्षण की, डिटरमाइन करती हैं, ये बताती हैं कि वेदर द पीपल, क्या उन लोगों ने, हु हैव डन, ये किया है, वेल ऑन पर्टिकुलर आइटम्स, किन्हीं किन्हीं मदों के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, उसी के साथ साथ दूसरे आपके जो जो कंप्लीट टेस्ट है उसके ऊपर भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। सवाल आपका कहां से है, सवाल आपका टेस्टिंग यूनिट से है, आपकी परीक्षण यूनिट से है। ऑप्शंस में आपके सामने है आइटम डिफिकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेबिलिटी, आइटम रिलायबिलिटी और आइटम वैलिडिटी। सबसे पहले अगर आप इसको चाहें एलिमिनेट करना, तो नीचे का ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 का कोई संबंध नहीं है इससे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके आइटम एनालिसिस की, यानी कि मद विश्लेषण की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखे हैं तो अभी समझाते हैं। आइटम एनालिसिस क्या होता है, मद विश्लेषण क्या होता है। उसके अंदर आपके पास 2 चीजें होती है, पहला आपका है ID, यानी कि मद डिफिकल्टी, ठीक है। और दूसरा क्या निकल कर आता है, दूसरा निकल कर आता है आपका आइटम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मद विभेदनीयता, ये सब चीजें निकल कर आती है, ठीक है। आइटम एनालिसिस क्या है, मान के चलिए आपके एग्जाम में 50 सवाल हैं, 50 सवाल को हम क्या बोल सकते हैं, 50 सवाल को ही हम उसके साथ साथ में 50 आइटम्स भी बोलते हैं। तो उन्हीं 50 आइटम्स को क्या करते हैं, 1 से लेके 50 तक यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बच्चों ने या ऐसे लोगों ने हु हैव डन, ये किया है वेल ऑन पर्टिकुलर आइटम्स। पर्टिकुलर आइटम्स यानी कि ये आइटम हो गया, ये आइटम हो गया, ये आइटम हो गया, ये ऐसे 50 तक कुछ ऐसे पर्टिकुलर आइटम में बढ़िया से काम किया है, सही सही मार्क किया है, 2 नंबर वसूले हैं वहां पर। हैव ऑल्सो डन वेल ऑन द होल टेस्ट, उन्होंने क्या किया है, पूरे परीक्षण के ऊपर भी उन्होंने अच्छा ही किया होगा। इसका मतलब अगर आपने PYQ बेस्ड आसान सवाल अपनी परीक्षा के अंदर सही सही लगाए, इसका डेफिनेटली मतलब है कि आपने पूरे पेपर के अंदर आप कट ऑफ के ऊपर जाएंगे, आपने अच्छा स्कोर किया होगा। लेकिन अगर आपको PYQ ही नहीं बन रहा है, अगर आपको बेसिक आसान सवाल ही गलत कर रहे हैं, तो पूरे टेस्ट के ऊपर आप कैसे अच्छा कर पाएंगे। समझ में आया। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होता है,
सही आंसर आपका होता है यहाँ पर आइटम डिस्क्रिमिनेबिलिटी। उसी के साथ हम यहाँ पर मद कठिनाई की बात हम तब करेंगे, आइटम डिफिकल्टी की बात हम तब करते हैं जब हमको देखना होता है कोई आइटम में कितने लोगों ने पास किया है। ठीक है, मान के चलिए सवाल नंबर 62 को ही अगर हम ले तो 62 नंबर का क्या हमारे पास एक आइटम है। इस आइटम को मान के चलिए 20,000 लोगों में से केवल 5,000 लोगों ने सही किया हुआ है। तो बताइए ये आसान सवाल हुआ या कठिन सवाल हुआ? ये आपका कठिन सवाल हुआ। लेकिन वहीं पर मान के चलिए सवाल नंबर 63 में आपके 20,000 लोगों में से 19,000 लोगों ने सही सही आंसर किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि वो आइटम आपका वहां पर आसान है। ऐसे आसान सवालों को हम नहीं लेते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण क्या है? आप ही का एक पीवाईक्यू है कि इमोशन के रूप में हमारा बॉडी में क्या रेगुलेट करता है, उसका सड़ा सा आंसर है आपका एमिगडाला। ठीक है, तो अब देखिए आप पैटर्न चेंज होते हुए अब वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि एमिगडाला अब बच्चे को मालूम है कि एमिगडाला इमोशन फियर उस सब में काम करता है। 19 से 20,000 लोग सही कर रहे हैं तो वो अपना समय खराब नहीं करेंगे और ऐसे सवालों को नहीं डालेंगे। वो कैसे सवालों को डालेंगे? जो केवल 5,000 लोगों से बन रहे हैं, क्योंकि पास तो एट लास्ट 1,000 लोगों ने ही यहाँ पर होना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने सही आंसर क्या निकाला? सही आंसर निकाला हमने आइटम डिस्क्रिमिनेबिलिटी। अब उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है आइटम रिलायबिलिटी और आइटम वैलिडिटी। इनका इससे कुछ भी संबंध नहीं है। अगर हम बात करें आइटम विश्वसनीयता की तो इसके अंदर हमारे पास कई सारी आती है। एक हो गई हमारे पास टेस्ट रीटेस्ट, यानी कि आज परीक्षण करेंगे 15 दिन बाद फिर से करेंगे। दूसरी होती है हमारे पास पैरेलल फॉर्म, एक ही समय पे दे देंगे, या फिर अल्टरनेट फॉर्म डिलेड भी होती है। सेम फॉर्म हम जो है, सेम फॉर्म नहीं, लगभग लगभग एक जैसे फॉर्म हम जो है एक आज देंगे एक 15 दिन बाद देंगे, तो उसके अंदर अलग अलग एरर सैंपल होते हैं और ये सब आपको डिटेल में पढ़ने मिलेगा कहां पर? कंप्लीट टेस्टिंग सीरीज के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें आइटम वैधता की, आइटम वैलिडिटी की, तो इसके अंदर हमारे पास आती है 3। उसका निमोनिक भी आपको बताया हुआ है, वो है कॉन, क्री, कॉन। ठीक है, ये आता है आपके कंटेंट के लिए, ये आता है आपके क्राइटेरियन के लिए और दूसरा आता है आपके कंस्ट्रक्ट के लिए। ठीक है, अभी रिसेंट टाइम में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के ऊपर काफी ज्यादा जोर है। इसी से संबंधित एक सवाल आपको पूछा हुआ है MTMM के ऊपर, मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड मैट्रिक्स के ऊपर, जो किसके द्वारा बनाई गई है? कैंपेल एंड फिस्के के द्वारा। ये सब कहां पढ़ने मिलेगा आपको? आपको मिलेगा आपके ही पीवाईक्यूज के अंदर। सही आंसर क्या है यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कोवेरियंस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस इज नॉट वन ऑफ द अंडरलाइंग एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस? अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने 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 पढ़ा हुआ हो या नहीं पढ़ा हुआ हो। ठीक है, विद इन ग्रुप इसके लिए आपको देखिए हाई नॉलेज लगेगा। ऐसे सवाल को सॉल्व करना सही दो ही तरीके हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है तुक्का लगाना, और दूसरा है नॉलेज के बेस पे इसको सॉल्व करना। Which of the following assumptions is not one of the underlying analysis of covariance? यानी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके अनकोवा के बारे में। ठीक है, आधे लोगों को तो यहाँ पर अनोवा ही नहीं बनता है, तो जब अनोवा ही आपको नहीं बनेगा तो अनकोवा कैसे बनेगा? ठीक है, अनकोवा क्या है? हमारे पास क्या है? एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, यानी कि हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? हम सह प्रसरण की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से होना चाहिए वो यहाँ पर आप सीख लीजिए, ताकि आगे आपको सवाल बने, क्योंकि कोवेरियंस के बारे में इतना डिफिकल्ट सवाल पहली बार आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। विद इन ग्रुप्स वेरिएंस मस्ट बी एप्रोप्रिएट इक्वल। अब ये विद इन ग्रुप क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको अनोवा पूरा का पूरा समझना होगा, जो आपने रिसर्च सीरीज में ऑलरेडी देखा हुआ है। बस वही जो विद इन ग्रुप का वेरिएंस है, प्रसरण है, वो कैसा होना चाहिए? लगभग लगभग एक जैसा होना चाहिए प्रत्येक ग्रुप के साथ में। ठीक है, विद इन ग्रुप का वेरिएंस मस्ट बी एप्रोप्रिएटली इक्वल। अगला देखिए, द ट्रीटमेंट ग्रुप्स शुड बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द डिफरेंट पॉपुलेशन। कॉमन सेंस चालू। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस इन द टोटल सैंपल मस्ट बी एडिटिव। ये तो होता ही पड़ेगा, और देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। इसको आप छोड़ दें, लेकिन आप ध्यान दें द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, ये सही बोला है एनटीए ने। ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस इन द टोटल सैंपल मस्ट बी एडिटिव। ठीक है, तो ये आपका कैसा होगा? वेरिएंस ऐड होता जाएगा, वहां पर ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए द ट्रीटमेंट ग्रुप्स शुड बी सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, ये बात तो सही है यहां तक। फ्रॉम द डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी कि एक आप रशिया से ले लें, एक अमेरिका से ले लें, एक जापान से ले लें, एक चाइना से ले लें। ऐसा बोल रहे हैं आपको कि जो आपका ट्रीटमेंट ग्रुप है उसको हम रैंडम सेलेक्ट करें, वो भी डिफरेंट पॉपुलेशन से। ठीक है, तो ये हमारा जो है कोवेरियंस के मामले में यहाँ पर एक अंडरलाइंग एनालिसिस ऑफ असम्पशन नहीं होता है। ठीक है, ये असम्पशंस की बात कर रहे हैं कोवेरियंस के, तो उसके अंडर हमारे पास ये असम्पशन नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। चिंता ना करें, परेशान ना हो, सवाल अगला आने की संभावना इसकी बहुत ही न्यून है, बहुत ही कम है। ठीक है, ओके, आगे देखिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, और ये जो है सबसे
इजी सवाल आपके दिसंबर 2024 का, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, कितनी बार बताया हुआ है आपको। जल्दी देख लेते हैं क्विकली इसको, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में कौन बात करेगा? रॉजर्स बात करेंगे क्या? नहीं। विलियम जेम्स करेंगे? नहीं। वॉटसन करेंगे? नहीं। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात कौन करेगा? केवल आपके एडवर्ड टेस्टर बात करेंगे यहाँ पर। फंक्शनलिज्म की बात कौन करेगा? विलियम जेम्स करेंगे। बिहेवियरिज्म की बात कौन करेगा? बिहेवियर सिम, हमको भी लेनी है वाली सिम। बिहेवियर सिम के बारे में कौन बात करेगा? आपके जॉन बी वॉटसन। और ह्यूमनिज्म के बारे में कौन बात करेगा? आपके कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स 1951 में क्या लेके आते हैं? आपकी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। जॉन बी वॉटसन 1913 में आपका बिहेवियरिज्म वाला जो मैनिफेस्टो है उसको रिलीज करते हैं, वहां से स्टार्टिंग होती है इसकी। एडवर्ड टिश्नर जो है पहले सीख रहे थे वुंड के साथ में, बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपना अकेले करेंगे, और वो करने लगे अपनी स्टार्टिंग। और विलियम जेम्स जो थे, इन्होंने किसके बारे में बताया है आपको? एक और चीज के बारे में, और वो है प्रैग्मेटिज्म। और प्रैग्मेटिज्म में इनके साथ एक और जो व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉन डीवी डीवी डीवी, जो भी आप बोला चाहे। और एक और नाम था चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स, ठीक है। तो ये तीनों नाम किससे संबंधित है? आपके प्रैग्मेटिज्म से संबंधित है, ठीक है। ओके, और कौन बच गया? बस हो गया, ये आसान सवाल था। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 65 कहां से लिया गया है? आपके इमोशन की थ्योरी से लिया गया है। फिर से उठा के आपको विलियम जेम्स देखिए ले आए हैं, और कार्ल लैंज यहाँ पर आ चुके हैं। कार्ल लैंग, जो भी इनका नाम था, ठीक है। अब जेम्स लैंग की थ्योरी ऑफ इमोशन के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपने इस सवाल को गलत किया है तो आप बुद्धिमानों की श्रेणी में तो आप नहीं आते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं आते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीख सकते हैं और आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो है अपने जो एप्लीकेशन है उस पर आपने काम करना होगा। अपना जो आप पीवाईक्यू वीडियोस देख रहे हैं उस पर आपने काम करना होगा, और इन चीजों को बार बार आपने रिपीट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक स्टेटमेंट दिखाने वाले हैं जो सेम टू सेम एज इट इज पूछा गया है आपसे 4 साल पहले, ठीक है। और उसके बेस पे भी आप 50-50 ऑप्शंस तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। भले ही कुछ भी नहीं आता हो, नहीं पता कौन जेम्स, नहीं पता कौन लैंग, लेकिन अगर केवल पीवाईक्यू की भाषा आपको पता है तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है चीजें। हो जाता है नहीं, हो जाती है, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। ए, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक एक्टिविटीज एक्टिव ड्यू टू इमोशनल स्टिमुली ट्रिगर द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। यानी कि स्वायत्त एवं कायिक जो आपकी क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू होती हैं कारणवश आपका जो इमोशनल स्टिमुली है, जो आपका भावात्मक रूप से जो उद्दीपक है, वो ट्रिगर करता है उस एक्सपीरियंस को, आपके भाव के या इमोशन के, ठीक है। तो ये ऑप्शन 100% सही है, क्योंकि अगर आपको कॉमन सेंस भी है जेम्स लैंग के बारे में, उनकी थ्योरी के बारे में, तो आपके पहले क्या होता है, ये इन्होंने हमेशा बोला हुआ है कि फिजिकल आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, उसके बाद आपको इमोशन आएगा। बॉडी में चेंजेस, इमोशन, फिजिकल इमोशन, फिजिकल इमोशन, ठीक है। ए ऑप्शन तक आप पहुंच गए, क्लियर है। अब ए ऑप्शन देखिए जरा कहां कहां पर दिया हुआ है। ए दो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। या तो ए सही है या फिर बी सही है, खैर जाने दीजिए उसको, हमको पता है कि चलिए ये भी नहीं आता। अब यहां देखिए क्या बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन ट्रिगर्स द ऑटोनॉमिक रिएक्शन। यानी कि पहले आपको भाव आएगा, उसके बाद आपको जो है ऑटोमेटिक क्रियाएं होंगी। ये तो जेम्स लैंग बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। विसरल एक्टिविटीज आर टू स्लो टू बी द सोर्सेस ऑफ इमोशन। इन्होंने ये भी नहीं बोला कि जो आपकी विसरल एक्टिविटीज है, बॉडी में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ये इतनी स्लो है कि आपको इमोशन का भाव या जो स्रोत है वही मालूम नहीं पड़ेगा, या वो स्रोत नहीं हो सकते क्योंकि ये स्लो है, ऐसा तो होता नहीं है। सी भी आपका हट गया। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ऑटोनॉमिक अराउजल मे बी द सोर्स ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट इमोशंस। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सेम टू सेम 2021 में रिपीट हुआ है। थोड़ी सी भी जो वर्ड है, एक दो वर्ड को यहाँ ट्विस्ट किया है, बाकी अगर आप 2021 का पीवाईक्यू जाकर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सेम टू सेम ऐसा ही भाषा में आपको सवाल देखने को मिलेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन तो आपका आंसर होने वाला है 100%। तो अब आपका आंसर क्या निकल कर आ गया? ए एंड डी ओनली, ठीक है। सवाल देखिए काफी आसान था, आपने बस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना है काफी बार। कंटेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिस संदर्भ में आप है वो जरूरी है इंटरप्रेट करने के लिए एक्सपीरियंस इमोशन बेस्ड ऑन ऑटोनॉमिक अराउजल। ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो अलग अलग थ्योरीज की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन के अंदर, सी ऑप्शन के अंदर, ई ऑप्शन के अंदर कौन सी थ्योरीज की बात कर रहे हैं वो अगर आपको मालूम है तो नीचे आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, उतनी बात भी यहाँ नहीं की गई है। केवल ई के अंदर कर रहे हैं कुछ जनरल बात और बी के अंदर कर रहे हैं जनरल बात। लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक एक्टिविटीज। जो आपका ऑटोमेटिक हार्ट रेट बढ़ेगा, जो आपका ऑटोमेटिक आपके हाथ पांव भागने के लिए स्टार्ट होंगे, वो क्यों है? ड्यू टू इमोशनल स्टिमुली ट्रिगर द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। पहले आप भागा दौड़ी करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं तो डर रहा हूं,
और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ऑटोनॉमिक अराउजल, यानी कि आपके स्वायत्त उद्दोलन के अलग अलग जो पैटर्न्स हैं वो क्या है, मे बी द सोर्स ऑफ, वो सोर्स हो सकते हैं एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस। और अभी यहाँ पर देखिए आपको लगाते हैं झटका, ताकि आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यू एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच पांच, छह छह, 10 10 बार लोग लगा रहे हैं, तभी जाके जो है 200 210 214 220 ऐसे नंबर आ रहे हैं। ओ यो देख भाई, अड़े क्या बोल रहे हैं, देख लो। Who among the following propose that different emotional stimuli induce different patterns of ANS activity and that ऑटो, देखिए ANS को बड़ा कर दिया, ऑटोनॉमिक बात कर रहे हैं, ठीक है। These different patterns produce different emotional experience। यहां पर जो आंसर है वही आंसर है ये वाले पेपर में, ठीक है। क्या आंसर है सही इसका? ऑप्शन नंबर 1 ए एंड डी ओनली। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ऑटोनॉमिक अराउजल मे बी द सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट इमोशन। सेम टू सेम तो नहीं कहेंगे, बट 2021 का पीवाईक्यू आपने यहां पर देखा अभी आपने स्क्रीन के ऊपर। अब यहां देखिए अगला सवाल आपकी यूनिट नंबर 10 से कॉमन सेंस का सवाल। केवल आप ये बताइए इसमें से बायोलॉजिकल कौन सा है, ये बताइए केवल। बायोलॉजिकल कौन सा है बताइए, ये बायोलॉजिकल है या ये बायोलॉजिकल है? अगर आपका उत्तर ये है तो रुकिए, और अगर आपका उत्तर ये है तो आपकी तारीफ करनी होगी, आपने बिल्कुल ही बिल्कुल जो है सही आंसर नहीं दिया है, ठीक है। आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी जाकर, और काफी आपको बेसिक से तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर आपने बोला है कि ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये कभी भी बायोलॉजिकल फैक्टर हो ही नहीं सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर केवल आपका क्या होता है, आपका ये होता है, ठीक है। सेक्स जो है वही आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है, जेंडर कभी भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, कॉमन सेंस की बात है। ऐसा नहीं कि आप सारी थ्योरीज पढ़ लेंगे और आंसर करेंगे, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग मस्तिष्क लगाना पड़ेगा अगर आप भी हाई स्कोर करना चाहते हैं तो। जेंडर इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, कहां पढ़ा है आपने, ऐसा बताइए। आप देखिए कोई भी आप अगर आप एग्जाम का फॉर्म फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने मिलता है, आपको वहां पर ये देखने को मिलता है इधर मेल या फिर आप यहां पर फीमेल, ठीक है। तो ये जो है आपका है जेंडर इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ये नहीं है। जेंडर क्या है, एक सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज है, ठीक है। आप एक्स एक्स हैं या एक्स वाई है, यही अंतिम सच्चाई है, या तो आप एक्स एक्स है या आप एक्स वाई है, और ये केवल आपकी बायोलॉजी बता सकती है। ये जो है हमने यहाँ पर जेंडर जो है ये क्या है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, ओके। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें जेंडर की, अगर हम बात करें जेंडर आज कई सारे हो सकते हैं, मेल फीमेल और ईटीसी, ठीक है, ट्रांसजेंडर और वो सब जो आगे आपकी कम्युनिटी वाले, ठीक है। तो अब ये जो अलग अलग जेंडर आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन ओरिजिनली क्या है, केवल एक्स एक्स है और केवल एक्स वाई है। इसके अलावा क्या हमारे पास कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, साइंस ने बताया हमको कुछ, यहाँ पर हमको ये नहीं बताया, लेकिन फिर भी आज हम डिनोट कर पाते हैं ना अलग अलग जेंडर के लोगों को, अपार्ट फ्रॉम मेल फीमेल। वाई? बिकॉज ऑफ द, मतलब यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो क्या है, एक सामाजिक रूप से निर्मित चीज है, ठीक है। तो जेंडर है वो क्या है, एक सामाजिक रूप से निर्मित चीज है, कल्चर से निर्मित चीज है। और ये सब चीजें आप देखिए ये इवॉल्व कर रही हैं। पिछले 20 साल के पहले आप देखिए आपको केवल ये दो कैटेगरी और ये तीन कैटेगरी प्रमुख तौर पे आपको मिलती थी, लेकिन आज जो है इसका इंक्रीमेंट हो रहा है और काफी सारी चीजें बढ़ रही है आगे, और पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ये जेंडर हमने किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। वास्तविकता में जो आपका बायोलॉजिकल है वो कौन सा है, वो केवल आपका यहाँ पर सेक्स है, ठीक है। बाकी तीनों अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है हुआ है, एक्सेप्ट, सवाल को ट्विस्ट उन्होंने यहाँ से किया हुआ है। तो जितनी भी नारीवादी थ्योरीज हैं, जितनी भी फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं, वो एडवोकेट करती हैं क्या, कि जेंडर जो है एक सोशली रूप से निर्मित चीज है। आप किसी भी महिला को ये नहीं बोल सकते कि आप ये काम नहीं कर सकती हैं, वो काम नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने बनाया है कि महिला ये काम नहीं कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती, ठीक है। उनके बायोलॉजिकल रूप से उनको कुछ भी रूप से वहां पर उनको जो है नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, या उनको बायोलॉजिकल रूप से मेल फीमेल दोनों जो है समान बनाए गए हैं। हर किसी के अंदर कंधे से कंधा मिलाने की जो कैपेसिटी है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। हर कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन ड्यू टू जेंडर इश्यूज, ड्यू टू जेंडर इस कारण से कि महिलाएं टॉप पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहीं से आपके ग्लास क्लिफ, ग्लास सीलिंग, वो सब निकल कर आती हैं, वो जो टॉपिक्स है आपके यूनिट नंबर 10 के, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिए, सवाल अब रिपीट नहीं होने वाला, लेकिन हाँ ये आपका जरूर रिपीट होगा इन दोनों टॉपिक के आसपास, ठीक है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Because of a history of repeated failures in the past, a tendency to fail to act to escape from a situation emerges. It is called. आप बताइएगा यहाँ पर नीचे कमेंट करके कि ये किसकी थ्योरी है, हम बता ही देते हैं, खैर आप छोड़िए। यहाँ देखिए,
फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस, एफएई की बात हो रही है। अच्छा, ये देखिए सवाल कहां से लिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आपके कट ऑफ जो इतने हाई जा रहे हैं, एनसीईआरटी से उठा के सवाल बन रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई जाएगा, और आप लोग स्कोर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस की तो बात है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई गुणारोपण कर ही नहीं रहा है, ठीक है। अब लेटेंट लर्निंग, कौन क्या सीख रहा है, यहाँ कुछ नहीं सीख रहा है। एक्टर ऑब्जर्वर बायस, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं एट्रीब्यूट, यानी कि यहाँ पर गुणारोपण की तो बात ही नहीं है। सोशल साइकोलॉजी का तो टॉपिक ही सवाल ही नहीं है। सवाल किसका है, सवाल आपके यूनिट नंबर 5 लर्निंग का है। आंसर है आपका लर्नड हेल्पलेसनेस, यानी कि अधिगत असहायपन। जाकर देखेंगे आप एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सेम यही स्टेटमेंट, ठीक है। या फिर किसी जनरल सामान्य मनोविज्ञान की पुस्तक के अंदर, साइकोलॉजी की बुक के अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब ये जो लर्नड हेल्पलेसनेस है किसके द्वारा दी गई है, मार्टिन सेलिगमैन के द्वारा दी गई है। इन्हीं के बारे में हमने जो है पिछले लेक्चर में देखा था, पार्ट नंबर 1 के अंदर। क्या दिया है, पीटरसन के साथ मिलकर इन्होंने क्या दिया है आपको दिया हुआ है VIA क्लासिफिकेशन। कौन बोल रहा है कि पीवाईक्यू नहीं आता, पूरा पीवाईक्यू आ रहा है, इसलिए कट ऑफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। ओके, इन्होंने ही क्या इसके बारे में बताया है, आपको बताया है लर्नड हेल्पलेसनेस के बारे में। इसी के साथ साथ इन्होंने बताया आपको लर्नड ऑप्टिमिज्म के बारे में। इसी के साथ साथ इनकी पुस्तक का नाम है ऑथेंटिक हैप्पीनेस। इसी के साथ साथ ये दोस्त थे किसके, फ्लो वाले के। फ्लो वाला कौन व्यक्ति है, वो है आपके मिहाई चिक्सिनमिहाई। फ्लो के अंदर हम जो है क्रिएटिविटी वगैरह की बात भी करते हैं, यानी मिहाई चिक्सिनमिहाई जो है क्रिएटिविटी वगैरह की बात भी करते हैं, ठीक है। तो देखा आपने मार्टिन सेलिगमैन के बारे में, आपने इतना पढ़ के जाना है एग्जाम में, सवाल गलत होने का चांस ही नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3 लर्नड हेल्पलेसनेस। अगला सवाल देखें यहाँ पर, अरेंज द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन यानी कि क्या है, अरे ऐसा कर लो वैसा कर लो। स्टेजेस फॉर रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, एक द्वंद्व की समस्या है, इन देयर करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। यानी कि नेगोशिएशन की कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती है। नेगोशिएट मतलब क्या है, सर 5 रुपए का धनिया है, हमको 3 रुपए में दीजिए, और 2 रुपए का धनिया है तो 1 रुपए में दीजिए। ये इसको हम क्या कहते हैं, नेगोशिएशन। या 20 रुपए का सामान है तो क्या बोलते हैं इसको, 15 में दीजिए, 18 में दीजिए, ठीक है। लेकिन यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, उसको सॉल्व करने के लिए। क्या ये सवाल आगे आने वाला है, बिल्कुल नहीं। चले आगे। ओके, यहां देखिए पहला ऑप्शन क्या आएगा आपका, पहला है आप प्रिपेयर करेंगे स्वयं को, अपने को आपको प्रिपेयर करेंगे। दूसरा क्या है, आप एग्जीक्यूट करेंगे। तीसरा आप बार्गेन करेंगे। फिर आप करेंगे कंक्लूड, और अंत में क्या आएगा आपका, अंत में आपका आएगा एग्जीक्यूट, ठीक है। नहीं, पहला आपका आएगा क्या, पहला आपका आएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्या, एक मिनट, नहीं, पहला आपका क्या आएगा, पहला आपका आएगा यहाँ पे प्रिपेयर। दूसरा क्या आएगा आपका, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड वैलिडेशन। एग्जीक्यूट नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। पहला आपका बी आएगा, फिर आपका सी आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर आपका ई आएगा, फिर आपका डी आएगा। ये सही आंसर दिया हुआ है, इसको आप ऐसे ही पढ़े, ऐसे ही प्रिपेयर करें और छोड़ दें। अब ये नहीं आने वाला है सवाल, ठीक है। अगर आप समय जाया करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन अब ये सवाल नहीं आने वाला है। बार्गेन, प्रिपेयर, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड वैलिडेशन, एग्जीक्यूट एंड कंक्लूड, ठीक है। ओके, आएगा तो देख लेंगे इसको आगे। बाकी आप ये जो ऑर्डर है इसको आप ध्यान रख लें। पहले क्या करना है, प्रिपेयर करना है। दूसरे में क्या करना है, जानकारी का एक्सचेंज और वैलिडेट करना है, ये सही है गलत है। फिर बार्गेन करना है कि नहीं ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। फिर कंक्लूड करना है, और फिर हमको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। बहुत ही खराब सवाल है ये। सही हो गया आपसे तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, काफी सारे सवाल और भी हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 69। अच्छा, दिमाग लगाना यहां लगाइए ना, ये सवाल आसान है। The professional issues alone not determine the appropriateness of testing. It is also shaped by moral issues listed below. यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नैतिक इशू या नैतिक मूल्यों उनके बारे में। सवाल कहाँ से है आपका, यूनिट नंबर 2 की रिसर्च एथिक्स से। शोध की जो आपकी नैतिकताएं होती हैं वहां से सवाल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। केवल आपको जो है अपना थोड़ा सा कॉग्निशन, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सामान्य ज्ञान आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अच्छा, मॉरल इश्यूज क्या हो सकते हैं आपकी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। वो देखिए आप, पहला क्या है आपका, ह्यूमन राइट्स। हमको जो है मानव अधिकार की बात करनी है, आएगा ही आएगा ये आपका, ये ठीक है। मानव अधिकार की हम बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। देखिए दो ऑप्शन आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं कि ये होंगे ही होंगे आंसर, ठीक है। किसी की प्राइवेसी, किसी की निजी लाइफ में आप टेस्टिंग के द्वारा ये नहीं बोल सकते कि नहीं आप इतने खराब हैं, आप ऐसा करते हैं, आप वैसा करते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये नहीं करेंगे, दूसरों के अधिकार की रक्षा करेंगे, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। और एक और क्या है आपका, लेबलिंग, इसको भी ले लें। सही आंसर आपका AD&E है। मेन बात क्या है, रिसर्च एथिक्स में जो चीजें होती है उनको आपने ध्यान रखना है कि मॉरल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, लेबलिंग करना वहां पर, और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, किसी के जो आप प्राइवेसी है, किसी की जो आप निजी लाइफ है उसका खनन हनन आप यहाँ पर
नहीं कर सकते हैं। इसलिए सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए, डी एंड ई ओनली। लेकिन इसका मतलब आपको क्या मॉरल इश्यूज पढ़ना है आगे के लिए? नहीं, आप चुपचाप बैठकर जो आपको रिसर्च एथिक्स कराए हैं, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं, उनको आप पढ़ें। इस सवाल को आप कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ दें। अब देखते हैं हम अगला सवाल, जो कि है हमारे आज के वीडियो का, आज की क्लास का यहाँ पर अंतिम सवाल। द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स खालिस्तान हार्मोन एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स डैश हार्मोन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको बताया है, हिंदी माध्यम के अंदर एक पुस्तक उपलब्ध है, वहां से सीधा सीधा इसका आंसर निकाला गया है। लेकिन 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 क्या आप इसको केवल सॉल्व कर सकते थे पीवाईक्यू बेस पर? यस, बिल्कुल हाँ। अगर आपने हमारे साथ या स्वयं से भी हमारे साथ लगाया होगा तो ज्यादा बेटर आपको याद आएगा। हमने सॉल्व किया हुआ है इसको 2019 में, 2020 में, 2021 में, 22 में, 23 में, ऑलमोस्ट हर साल हमने सॉल्व किया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका है एंटीरियर और दूसरा आपका है पोस्टीरियर। ठीक है, आपको हमेशा ये बोला गया है कि पीपीजी के अंदर से, यानी कि पश्च पीयूषिका ग्रंथि से, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से पूरे जीवन में जब तक आपकी अंतिम श्वासें हैं तब तक केवल दो हार्मोन निकलेगा। एक है आपका वासोप्रेसिन और दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन। ये तो बात श्योर शॉर्ट कंफर्म है ना? ऊपर से कोई भी आ जाए, कोई इसको झुटला नहीं सकता। केवल पीपीजी से दो हार्मोन निकलते हैं मेजरली, वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब यहां पर देखिए पूछ रहा है क्या? एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स खालिस्तान हार्मोन, यानी कि जो सेकंड वाला रहने वाला, या तो ये इनमें से या तो वासोप्रेसिन होगा या कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन होगा। अब यहां पर देखते हैं हम ऑप्शंस में क्या बोल रहा है। और देखिए केवल पीआईक्यू लगाना और केवल आपकी जो है कंसेप्ट क्लैरिटी अगर आपको रहेगी तो आप सवाल को निकाल कर ले जाएंगे। यहां पर देखिए पीपीजी से क्या निकलेगा? क्या सोमैटोट्रोपिक निकलेगा? यहाँ सेकंड वाले में सोमैटोट्रोपिक आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या गोनेडोट्रोपिक आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वासोप्रेसिन आएगा? हाँ, आ सकता है। क्या ऑक्सीटोसिन आएगा? हाँ, आ सकता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आएगा। अब आपको केवल चेक करना है कि क्या ऑप्शन नंबर 3 आएगा या 4 आएगा। पहले हम रख के देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स वासोप्रेसिन हार्मोन एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जैसे ही आपने इसको लगाया, आप स्वयं से बोल देंगे नहीं जी, ये तो गलत है ना? ये तो होने से रहा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वासोप्रेसिन आपको मालूम है कहां से निकलेगा? पोस्टीरियर से निकलता है। और सवाल आपको इस प्रकार से पूछा हुआ है, तो जैसे ही आपने एलिमिनेट कर दिया, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इस दुनिया में आपको सही आंसर 2 नंबर आसानी से लेने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। थर्ड वन जो है वो क्या है? वो आपका सही आंसर है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? आपका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका वासोप्रेसिन निकलता है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, यानी कि एडीएच। अब देखिए सोमैटोट्रोपिक, सोमा मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी, और बॉडी में जो आपका घुसने वाला है वो क्या है? वो है आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो छूट रहा है, वो कहां से छूट रहा है? वो छूट रहा है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहां पर देखिए ये है आपका ग्रोथ हार्मोन, इसका एक और नाम है सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, ओके। हेल्प्स रेगुलेट रेट ऑफ ग्रोथ इन द बॉडी। आपके शरीर में किस प्रकार से आपकी ग्रोथ होगी, किस प्रकार से निर्माण होगा, मांसपेशियों का, पेशियों का, वो सब चीजों का, वो कौन डिसाइड करता है? डिसाइड करता है आपका ये ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब यहां देखिए क्या होता है उसको भी समझते हैं। हाइपोथैलेमस, जैसे कि आपने देखा है एसीटीएच के केस में, स्ट्रेस के केस में जैसा होता है वैसा ही हाइपोथैलेमस क्या करता है? सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच। ठीक है, हाइपोथैलेमस से यहाँ पर नीचे आएगा इसके पास में, और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये क्या करेगी? सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। यहाँ से क्या निकलेंगे? यहाँ से निकलेंगे आपके ग्रोथ हार्मोन, यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक ऐसा ही होता है आपका, क्या निकलता है? आपका निकलता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएफ निकलता है यहाँ से। ठीक है, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। नीचे आता है आपके एपीजी में, और यहाँ से क्या निकलता है? आपका एसीटीएच, और आगे जाता है आपके वो एड्रिनल ग्लैंड के पास में। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलेगा, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से निकलने वाला है? वो निकलने वाला है आपके 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 एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसलिए यहाँ पर जो हमने आंसर मार्क किया हुआ है वो मार्क किया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 3 के साथ में। ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा। ठीक है, क्योंकि सोमैटोट्रोपिक तो यहाँ से निकल सकता नहीं है पीपीजी से, गोनेडोट्रोपिक भी आपका यहाँ से नहीं निकलता, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, कहां से? आपके केवल पहले वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? सोमैटोट्रोपिक।
इसके अलावा क्या निकलता है आपका निकलता है ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वो भी कहां से निकलता है, वो भी आपके APG से निकलता है। ठीक है, और भी कई सारे हार्मोन है। आपका LSH भी जो है वो कहां से निकलता है, वो भी आपके यहीं से निकलता है। ठीक है, ऑल राइट। तो इस पार्ट नंबर 2 के लिए इतना ही। हमने देखा यहाँ पर आपके दिसंबर 24 में क्या क्या सवाल आए हैं, उनको हमने यहाँ पर डील किया। इसी प्रकार से अगर आप बाकी के भी PYQs करना चाहते हैं 2019 से लेके 2024 तक के इसी प्रकार के सॉल्यूशंस के साथ, हिडन पेपर, छुपे पेपर सबके साथ में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम कोर्स के अंदर, जो आपको वैध रहने वाला है अभी कब तक के लिए, अभी आपका रहेगा जून 25 सेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं जून 25 सेशन के लिए, तो तब तक की प्लान वाला, तब तक की वैलिडिटी वाला आप इसको लें। लेने के लिए आपको नीचे नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, डिटेल्स ले लें वहां से, कैसे क्या अपनी पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, क्या सारी चीजें हैं, और जून तक के लिए इसको एक्टिवेट रखें ताकि आप इसी प्रकार के और भी लेक्चर्स वहां एड ऑन होते रहें और आप उसको बड़े आराम से देख सकें। नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, दिसंबर का पूरा कंप्लीट यहाँ पर आने वाला है यूट्यूब के ऊपर, तो उसको बढ़िया से देखें और बढ़िया से उसको प्रिपेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। 36 मिनट यहाँ पूर्व होते हैं और मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।